बिहार के बागानों से निकलने वाली मुजफ्फरपुर की शाही लीची की ख्याति केवल भारत ही नहीं अब विश्व में भी है और काफ़ी डिमांड भी हो रहा है। चूँकि धीरे-धीरे अब लीची का सीज़न आने वाला है, 2-4 महीने में लीची मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारियाँ पहले से शुरू हो जाती हैं। और उसी तैयारियों को लेके बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस बार जिस तरह से एल नीनो को लेके कहीं न कहीं एक मौसम विभाग के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं, उसमें लीची के जो किसान हैं, वो क्या कुछ सावधानियाँ रखें और इसके लिए हमारे साथ जो लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर विकास दास सर हैं और सर से समझेंगे। सर, लीची को लेके अभी अगर प्राइमरी कहा जाए तो चूँकि जनवरी का महीना तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चाहे बागवानी उस बाग की संरक्षण तमाम तरह के छटनी-वटनी को लेके, क्या कुछ सर अभी समय है करने के लिए? देखिए, ये समय है मंजर का शुरू होना। मंजर अभी जो डाली के अंदर फूल बनने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और अभी मंजर जो फूल बना है वो आएगा। ये बात ज़रूर है कि इस बार जो हमारा नवंबर का महीना था उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर एवरेज 10 साल से लगभग 2 डिग्री ज़्यादा था और जो दिसंबर का महीना था उसका जो मिनिमम टेम्परेचर जो एवरेज 10 साल से लगभग 0.7 डिग्री ज़्यादा था। इनिशियल जो हाफ ऑफ द दिसंबर था और जिसके कारण जो बहुत सारे किसानों के पेड़ों में नए पत्तियां आ गए थे और जिनमें नया पत्ती नवंबर या दिसंबर में आ जाते हैं जनरली उसमें फल नहीं आते हैं। तो ये गर्मी बढ़ने का जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। 2 साल पहले भी इस टाइप का हुआ था जिसके कारण हमारा लीची का उपज भी कम हो गया था। इस बार हुआ है लेकिन इस बार उस मात्रा में वेजिटेटिव फ्लशिंग नहीं हुआ है। तो हम होपफुल है कि जितना भी किसान के पास लीची का पेड़ है उसमें फलत सेटिस्फैक्ट्री आना चाहिए। इस समय में जनवरी के महीने में जब मंजर आता है इस समय में हम लोगों को केवल एक ही काम करना पड़ता है। जिंक का अगर किसान चाहें, पहले जिंक नहीं डाला है तो जिंक सल्फेट का स्प्रे हम लोग करा देने के लिए बोलते हैं। 2 ग्राम जिंक सल्फेट जो घुलनशील जिंक सल्फेट होता है उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल के उसको स्प्रे कर देना चाहिए। कोई कीटनाशक का या फफूंदनाशक का अभी स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। किसान भाइयों इस समय में पौधा में पानी बिल्कुल ना दें और जो बगीचा को जितना कम डिस्टर्ब करें जब तक फूल मंजर नहीं निकला है, ये सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। जब मंजर निकल जाता है उसके बाद हमको पानी का एप्लीकेशन जब मतलब फल हो जाएगा, क्लोव स्टेज हो जाता है तब पानी का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन इस समय में हम अपने बगीचा को जितना कम डिस्टर्ब करेंगे उतना हमारे लीची का क्रॉप ज़्यादा अच्छा आएगा। सर, इस बार जैसे आपने बताया कि तापमान नवंबर में कहीं न कहीं दिखा और नई पत्तियाँ स्वाभाविक है, जब नई पत्तियाँ आती हैं तो फलन कम होता है। इस बार एक कहीं न कहीं एल नीनो को लेके भी एक है कि इस बार शायद भीषण गर्मी पड़ेगा और ये जब जैसे ही गर्मी पड़ता है लीची के फल में फटने की जो घटनाएँ होती हैं या और तमाम चीज़ें, वो होती है। क्या कुछ देख रहे हैं सर इसको और इस एल नीनो से बचाव को लेके शुरुआती अगर हम प्राइमरी अगर कहें कि हाल के समय में से किसान उसकी उपचार या तमाम चीज़ों को करें, तो क्या कुछ? देखिए, पहला चीज़ है कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पेड़ हमारा ईयरली फ्लक्चुएशन से हम लोग देखना नहीं चाहिए पेड़ का बिहेवियर जो होता है। पेड़ का जो एनुअल क्रॉप्स है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो एनुअल फ्लक्चुएशंस इन वेदर होता है। एज सच पिछले 3 साल 4 साल से देखे होंगे कि हमारा यहाँ का समर का जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमम टेम्परेचर 46 से लेकर 48 तक भी पहुँचा है। और हालांकि पिछले वर्ष वो टेम्परेचर हाइक जो है उतना ज़्यादा नहीं था, 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर तक था। लेकिन ये टेम्परेचर 45 हमारा रेगुलरली क्रॉस कर रहा है जो शाही लीची में फटने का प्रॉब्लम और झड़ने का प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो जो बेसिक हम लोग प्रैक्टिसेस जो रिकमेंडेड पुराने ज़माने से हैं, फलों का पेड़ का खेती कैसे करें, अगर हम लोग बेसिक्स को पालते हैं तो हमारा प्लांट जलवायु परिवर्तन के कारण जो दिक्कतें होता है उसके प्रति रेजिलिएंट रहता है। तो पहला स्टेप है कि हमारे फल का खेती जब भी करें हमारा मिट्टी को कम से कम हमको डिस्टर्ब करना चाहिए। मिट्टी में जुताई कम करें। वो कैसे करेंगे कि जैसे हम लोग जुलाई के तुड़ाई के बाद हम लोग प्लाइंग ज़रूरी कर ले, मिट्टी को पलट दीजिए और जुताई करके अपने फर्टिलाइज़र वगैरह सब डाल दे के जुताई कर ले। लेकिन उसके बाद हमको कम से कम जुताई करना चाहिए। ये जब देखा गया है कि जब हम बार बार मिट्टी को जुताई करते हैं और क्योंकि हम लोग अपने फल के बगीचे में सफिशिएंट गोबर का खाद नहीं डालते हैं, ज़्यादा गोबर का खाद हम लोग प्रीफर करते हैं अपना धान या सब्जी के खेत में डालने के लिए।
तो ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि हमारा मिट्टी में जो जीवाश्म का मात्रा है, मैं बिहार में देखा हूँ, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। जो हमको मिला है लीची बगीचों में 0.2 जो मिला है, जो एक कोई भी अच्छा बगीचा जिसको माना जाता है जहाँ पे 0.4 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन लीची बगीचों में हमको 0.2 के आसपास मिला है। उसका मेन कारण है रेगुलरली हम लोग जो रोटावेटर से हमारे मिट्टी का जुताई करते रहते हैं। थोड़ा सा भी घास देखने से हम लोग मिट्टी का जुताई कर देते हैं। घास हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो इसलिए हम बार बार किसानों को बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ रोटावेटर एक आता है मशीनरी जिसको बोलते हैं श्रब मास्टर, जो घास को उखाड़ता नहीं है लेकिन घास को ऊपर से काट देता है। वो भी ट्रैक्टर माउंटेड होता है, लेकिन वो घास को ऊपर से छील देता है ताकि मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो उसका यूज़ करके हम लोग अपने बगीचा का घास को नियंत्रण कर सकते हैं, ताकि हमारा मिट्टी में जब हम पलटते हैं तो उसमें बहुत कार्बन बाष्पीकरण से ऊपर चला जाता है। और बार बार रेगुलरली सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल के, गोबर खाद नहीं डालते हैं और रोटावेटर से घास कंट्रोल करते रहते हैं, ओवर द ईयर्स हमारा मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन घट गया है। जब ऑर्गेनिक कार्बन जब बढ़ता है, उसमें एडवांटेज क्या होता है कि वो जो ऊपर से सूर्य किरण जब मिट्टी को गर्म करता है, गर्म को पकड़ के रखता है, ऊपर इमीडिएटली फल के पास छोड़ नहीं देता है। बारिश होता है तो मिट्टी में नमी ज़्यादा दिन तक बना के रखता है। अभी हमारे जो लीची बगीचे हैं, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन लो है, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ता है इमीडिएटली रिफ्लेक्ट बैक करता है फल के पास और फल जल जाता है, फट जाता है। और मिट्टी में क्योंकि पानी इरिगेशन करने के जिस दिन पानी डालते हैं 4 दिन बाद वो मिट्टी पूरा सूख जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है पानी को पकड़ के रखने का। हम लोग हमारे केंद्र से ये परीक्षण करके देखे हैं कि हम लोग अगर इवन जो तालाब का मिट्टी लाके पेड़ के नीचे डालते हैं ताकि मिट्टी जिसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन सफिशिएंट है, उन बगीचों में जो गर्मी के कारण दिक्कतें होता है वो नहीं होता है। तो जो स्टैंडर्ड ओल्ड प्रैक्टिसेस है जो किसान हम लोग छोड़ दिए हैं, उसको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो मिट्टी को कम जुताई करना, जिसको हम लोग सॉर्ड कल्चर बोलते हैं, मिनिमल कल्चर टिलेज बोलते हैं, और जो धीरे धीरे कैसे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसके लिए हमको रेगुलरली सफिशिएंट गोबर का खाद अगर हम लोग 10 साल तक डालेंगे तब जाके गोबर का खाद ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ता है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग अगर बेसिक्स में फिर से आ जाएंगे तो हमारा लीची बगीचों का क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ेगा। नहीं तो फ्यूचर में टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा और हमारे किसान परेशान होते रहेंगे, लेकिन ये रास्ता हमारे हाथ में है, केवल किसान को चीज़ों को अपनाना है। सर, आप एक बहुत बड़ी एक सफलताएं भी रही कि बिहार से लीची अब केरल और कई जगहों पे इस बार हुआ भी है, तो क्या कुछ रहा सर, उस पे अगर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए मतलब बिहार से लीची नहीं गया है कि जो विस्तार कहीं ना कहीं बिहार में देखिए लीची जो है ये भारत में भी 19 राज्यों में खेती होता है। और लीची भारत में जो घुसा था वो चीन से, बर्मा के थ्रू, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू, देन बंगाल में आया, बंगाल से फिर ये बिहार में आया, ये माना जाता है। तो बिहार में क्योंकि किसान ज़्यादा मेहनती थे, उनमें जुनून ज़्यादा था, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि यहाँ का केवल मिट्टी पानी के कारण लीची अच्छा जमा, क्योंकि किसान ज़्यादा मेहनत थे, उसके कारण लीची को लोग बचाए और बढ़ाए। लेकिन लीची बहुत पुराने दिनों से हम नागालैंड में देख के आए 150 साल पुराना लीची का बगीचा, हम केरला में देख के आए 100 साल पुराना लीची का बगीचा देख के आए, कर्नाटका में देख के आए, बंगाल में 300 साल पुराना लीची का पेड़ में देख के आया हूँ। तो लीची हम लोग अभी जो काम हमारे केंद्र कर रहा है कि बाकी राज्यों के लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं लीची लगाने के लिए, और हमारे यहाँ से ये लीची का जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए पूरा देश को हम लोग डिवाइड किए हैं, कौन सा जगह लीची के लिए बहुत उत्तम है, कौन सा उत्तम है, कौन सा कम उत्तम है। तो अभी लीची भारत में केवल 1 लाख हेक्टेयर में होता है, और हमारा डाटा दिखा है भारत में लीची के लिए जो बहुत उत्तम जगह है लगभग 30 लाख हेक्टेयर सूटेबल अवेलेबल है, जो लीची का खेती के लिए बहुत उत्तम है। जो हमारे महाराष्ट्र में भी लीची का लिए जगह है, उड़ीसा में भी जगह है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। तो लोगों के मन में जो पहले धारणा था कि लीची वहाँ पे नहीं होगा, तो लोगों के मन से ये चीज़ को दूर हो रहा है धीरे धीरे, और लोग अच्छा पौधा के लिए उनके पास एक्सेस नहीं हो पाता था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में हम लोग ये सिस्टम शुरू किए हैं, जो लोग भारत का कहीं से भी वो लोग हमको ऑर्डर देते हैं, अगर उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को जो कनेक्टेड है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को, हम वहाँ तक पौधा भेज देते हैं, जिसके कारण जो अच्छा गुणवत्ता वाला शाही लीची या चाइना लीची जो भी उनको चाहिए वो लीची भारत में किसी भी कोने में अभी पहुँच पा रहा है। तो लोग धीरे धीरे लीची का एरिया बढ़ा रहे हैं।
सर केरल में कहीं अभी रहा कुछ लीची के बगीचों में आपका एक केरल और शायद आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक। कर्नाटका, माफी चाहता हूँ, कर्नाटका। तो वहाँ पे रहा सर, क्या कुछ वहाँ पे मतलब सीजन के जो नॉर्मल जो सीजन कहा जाता है उसके बाद अचानक हम लोगों ने लीची देखा और एक कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र रहा। क्या कुछ था सर, और उसके अलावा भी और कौन से राज्य हैं जहाँ पे इस तरह की संभावनाएं हैं कि सीजन के अलावा भी वहाँ पे लीची का फल आ सकता है या होने की देखिए, संभावना? लीची का सीजन जो है भारत में शुरू हो जाता है अप्रैल के अंत में, त्रिपुरा में पहले पकता है, और उसके बाद लीची पकता है बंगाल में मई के पहला हफ्ता में। उसके बाद झारखंड में पकता है मई का दूसरे हफ्ता में। उसके बाद बिहार में और उड़ीसा में पकता है मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में। और उसके बाद यूपी में आता है, जून में चला जाता है। यूपी के बाद जाता है देहरादून में भी जून के लास्ट में जाता है। देन हिमाचल का बिलासपुर एरिया में वो चला जाता है जून लास्ट से लेके जुलाई फर्स्ट तक। और हिमाचल से लेके जो जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू एरिया में लीची होता है, वो भी जुलाई में होता है। इसी टाइप का लीची का अवेलेबिलिटी पीरियड एक्चुअली अप्रैल से लेके जुलाई तक है। प्लस हमारे जो सदर्न इंडियन ट्रॉपिकल कंडीशन है, जहाँ पे एक लो टेम्परेचर लेकिन चिलिंग विंटर नहीं होता है और डे एंड नाइट फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, जो हमारे कुर्ग एरिया है, बिकॉज ऑफ द टिपिकल कंडीशन वहाँ पे लीची नवंबर एंड दिसंबर में आता है। जी सर। और वो एरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि उस समय में हमारा जो कंपटीशन केवल सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्री के साथ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ या माडागास्कर हुआ, जहाँ पे लीची उस समय में आता है। अदरवाइज बाकी थाईलैंड, चाइना, सभी का कॉम्पिटिटर हमारे नॉर्दर्न इंडिया के साथ है। तो ये साउथ इंडिया में जो लीची निकल रहा है, हालांकि बहुत कम एरिया में निकला, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया दिख रहा है, जहाँ से हम लीची एक्सपोर्ट को टारगेट कर सकते हैं दूसरे देशों के लिए, क्योंकि उस समय में मेजर लीची प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से लीची नहीं रह गया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे हैं उनको भी हम लोग अपना शोध का जो नेटवर्क में जोड़े हैं। जो भारत में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फ्रूट्स चल रहा है, उसमें इस बार हम लोगों ने देश के 21 सेंटर में हम लोगों ने लीची का वेराइटल इवोल्यूशन ट्रायल शुरू किया। देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ और लीची हो सकता है। इवन राजस्थान में भी हम लोग लीची पे शोध शुरू किया, जब देखा कि उदयपुर में इतना अच्छा लीची हो रहा है, बहुत अच्छा लीची उदयपुर में हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने शुरू किया। तो हो सकता है कि आने वाला 10 सालों में भारत का लीची का जो अवेलेबिलिटी पीरियड है वो बहुत बदल जाएगा। बस आखिरी सवाल सर है, और उसके लाइफ को बढ़ाने को लेके लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कुछ अनुसंधान भी, कई तरह के प्रयोग चीज़ें आई सामने आई। क्या कुछ हो रहा है सर अभी हाल के समय में, कुछ नए चीज़ें जो उसको लाइफ को लेके? कहीं ना कहीं माना जाता है कि लीची बड़ा जितना स्वादिष्ट है उतना ही इसका लाइफ बड़ा शॉर्ट कम रहता है, तो उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए ये एक तो चैलेंज है लीची का, जो पर्टिकुलरली शाही वैरायटी जो गर्मी में पकता है उसके लिए चैलेंज है, लेकिन हमारे केंद्र में पिछले 2 साल में उस पर बहुत अच्छा सफलता मिला है। इससे पहले ऑलरेडी प्रोटोकॉल अवेलेबल था लो टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो हम लोग रिफर व्हीकल में प्री कूलिंग करके रिफर व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन करके लीची को लगभग 1 महीना तक रख पाते हैं। वो प्रोटोकॉल था, लेकिन उसका यूज़र नहीं थे, क्योंकि 99% ऑफ लीची जो होता है वो एम्बिएंट कंडीशन जनरल ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा सक्सेस मिला है। हम लोगों ने लीची को हमारे यहाँ से ट्रक में लखनऊ भेजे और लखनऊ से वापस लाए और 5 दिन रखे, तब भी लीची ख़राब नहीं हुआ था। इसके कारण ऐसे संभव हुआ कि एक उसको बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, एक टाइप का पॉलीमर मिलता है जो बायोडिग्रेडेबल है और लेज़र परफोरेटेड पॉलीमर है, जो यूफ्लेक्स करके कंपनी है जिनके साथ हमारा MOU हुआ। उसके बेसिस में हमने ये प्रोडक्ट टेस्ट किया और देखा कि इसके अंदर जब हम लीची को रखते हैं, उसके बाद डब्बा में रखते हैं, तो लीची हमारा 5 दिन तक ख़राब नहीं होता। 5 दिन में भारत का कहीं पर भी पहुँच सकता है, इवन विदेश भी चला जा सकता है। और केवल उसमें 60 रुपया में हम लोग 10 किलो लीची का पैकिंग कर पाते हैं, तो प्रति केजी केवल 6 रुपया एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा और किसान का लीची आराम से 5 दिन रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट हम मानते हैं। इस साल इसको लार्ज स्केल में किसान को ये पॉलीथीन हम देंगे और टेस्टिंग कराएंगे उनके द्वारा, और देखते हैं कैसे ये आगे बढ़ता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक दास सर। उन्होंने बताया कि कैसे लीची की जो क्षेत्रफल एरिया है वो विस्तार हो रहे हैं और भारत में केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी बेहतर संभावनाएं हैं, और इसके साथ ही अब पूरे साल पूरे देश में लीची मिलेगा, लीची का उपज हो सकता है। तो ये बेहतर संभावनाएं हैं लीची में। अब देखना होगा कि ये लीची का स्वाद इस बार जिस तरह से मौसम और क्लाइमेट ने एक अपना एक अलग ही नाराज़गी दिखाया है नेचर को लेकर, नेचर ने, उस नेचर के विपरीत लीची कितना इस बार फलता है, फूलता है और कितना आम लोगों के स्वाद
तक पहुंचता है, लोगों को स्वाद अपना चखाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।